हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट दिए हुए हैं, ऑल साइंटिस्ट ऑफ द चैप्टर, उनको एक बार में निपटा लेते हैं। देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी से है। मतलब क्या है कि हर एक वर्ड से क्वेश्चन हमारा बन सकता है, इसीलिए हर चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट सेल का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर रॉबर्ट हुक जाएगा, और फर्स्ट लाइव सेल यानी जिंदा सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहां बनता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो साइंटिस्ट आएंगे अपने पास, एक शेल्डन एंड एक शॉन आएंगे। तो जो शेल्डन साइंटिस्ट थे वो एक बोटनिस्ट थे, है ना। बोटनी तो आपको पता है ना, पेड़ पौधों वाली जो पढ़ाई होती है। शॉन एक जूलॉजिस्ट थे, यानी जो एनिमल्स जानवरों वाली पढ़ाई है। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? शेल्डन एंड शॉन ने मिलकर क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और ये जो वाक्य था, ये सेंटेंस था, जो भी कुछ भी बोलो, ये कथन, ये ओमनीज सेलुला ए सेलुला किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा गया है ना, बिल्कुल ध्यान से चलना है। अब ओमनीज सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो भी नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग, है ना, पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड था, जो कि आगे अपना टॉपिक आएगा। ये सिर्फ मैं साइंटिस्ट आपको बता रहा हूं। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी, नाम से ही कवर हो जाएगा, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? ये याद रखना, जॉर्ज पैलेड। इसमें नाम से कवर नहीं हो रहा तो ये याद रखना है, राइबोसोम की जॉर्ज पैलेड ने की थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है उसको बोल देंगे यूनिसेलुलर। नाम से ही कवर हो रहा है, यूनी मतलब क्या होता है? एक, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल से बना है। और मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारी, सेलुलर मतलब सेल, बहुत सारी सेल। ठीक है, अब यहां पे कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है, एक ही सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब यहां पे मतलब क्या है यूनिसेलुलर का? कि ये एक ही सेल हर काम जो कर सकती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काम करता है वो ये सेल हर काम कर सकती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब यही एक सेल डाइजेशन भी कर देगी, यही एक सेल रेस्पिरेशन भी कर देगी, यही एक सेल, है ना, सारा काम उसका कर देगी, एक्सक्रीशन भी वो सारा काम कर देगी। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर डाइजेशन के लिए अलग सेल्स हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें, है ना, क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क आ रहा है। मान लो ये एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, पांच सेल, ऐसी बहुत सारी सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बने हैं। वही बात यहां पे लिखी गई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब एक ही सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करवा सकती है, वही सारे काम कर सकती है ना। कि जिंदगी के लिए जो इसेंशियल फंक्शन है एक ही सेल परफॉर्म कर सकती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वहीं से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ एनसीईआरटी की चीजें लिखी गई हैं जो हमें याद होनी चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल है। और क्या है? लॉन्गेस्ट, समझना, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी। लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। ठीक है, ये कुछ साइज एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए अपने को याद होने चाहिए। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना दिया है? 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर, और आरबीसी का, ह्यूमन आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर। तो आप यहां पे देख पा रहे हो 0.3 माइक्रोमीटर, तो इतनी छोटी है ना, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहां पे बेसिकली सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। किस बेस पे किया गया है? कॉमन सेंस की बात है। देखो, प्रो मतलब क्या होता है? पुराना। प्रो मतलब क्या है? पुराना। करियो, करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिनमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यू मतलब होता है ट्रू, यानी सच्चा। करियो यानी न्यूक्लियस, मतलब जिनमें सच्चा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें प्रोकैरियोटिक में पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा। पुराने टाइप का न्यूक्लियस मतलब जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है।
और जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल। देखो मान लो एक सिंपल सी बात समझो, मान लो ये अपना डीएनए है, ये डीएनए है, और डीएनए है तो मतलब ये बहुत जरूरी चीज है, जेनेटिक मटेरियल बोलता हूं मैं और कॉमन कर देता हूं, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको भी पता है कि जेनेटिक मटेरियल एक सेल के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो कवरिंग है वो नहीं होती, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यूकैरियोटिक में थोड़ी एडवांस चीजें आ गई हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल अगर है तो इसके बाहर उन्होंने कवरिंग कर ली है कि भाई इसको थोड़ा प्रोटेक्ट बचा के रखो, काम की समान है, ठीक है। तो इसीलिए यूकैरियोटिक वाले प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़े एडवांस मान लिए जाएंगे इस बेसिस पे, ठीक है। अब हम यहां बात कर रहे हैं, देखो अपना चैप्टर कुछ इसी तरीके से चलेगा कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, फिर हमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, यही अपना चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो अब हम बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, मेरे ख्याल से सबको पता है, बैक्टीरिया आ जाएंगे, पीपीएलओ है ना, प्लूरोनिम्यूनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। बेसिक बोले तो प्रोकैरियोट में जो अपना मोनेरा किंगडम आता था ना, मोनेरा किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जो मोनेरा किंगडम आता है वो प्रोकैरियोट में अपने आ जाएंगे, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये सब हो गया, ठीक है। अब 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं। 4 शेप्स कौन सी हो जाएंगी, एक रोड लाइक होगी, एक स्फेरिकल होगी, एक कोमा शेप होगी, एक स्पाइरल होगी, ठीक है। रोड लाइक कौन सी होगी, बेसिलस होगी, स्फेरिकल होगी, कोकस होगी, कोमा शेप होगी, विब्रियो, और स्पाइरल तो नाम से ही पता लग रहा है स्पाइरलम होगी, है ना, नाम से पता लग रहा है स्पाइरलम होगी। ये होगी बैक्टीरिया की 4 शेप जो एनसीईआरटी में दी हुई है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें सेल एनवेलप। देखो यहाँ पे हर चीज का थोड़ा मतलब समझा करो। देखो सेल एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, एक तरीके का कवर होता है। बोलते हैं ना कि कहीं मान लो आपने चिट्ठी भेजनी है तो उसको एनवेलप में डाल के भेजते हैं, तो एनवेलप का मतलब है कवर होता है। अब सेल एनवेलप का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब सेल एनवेलप मतलब इसके बाहर कैसी कवरिंग है, इसके बाहर मान लो 1 लेयर हो गई, 2 लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर की है ये एक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर कितनी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है। मैंने 3 बनाई है, एक ये और एक ये, 3 कवरिंग होती है ना। अब जाहिर सी बात है ये सबसे इनर वाली कवरिंग है ना, ये मिडल वाली कवरिंग है और ये आउटर वाली कवरिंग है। अब इनर कौन सी होती है, मिडल कौन सी, आउटर कौन सी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वही बातें यहां पे की गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो एनवेलप है वो है ना 3 लेयर का होता है, सबसे इनर हो जाएगा, मिडल हो जाएगा और सबसे आउटर हो जाएगा। तो सबसे इनर वाली जो लेयरिंग होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मिडल वाली होगी वो होगी सेल वॉल की, और सेल वॉल के बाहर जो सबसे आउटर होगी वो होगी ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये बिल्कुल लूज होगा, लूज शीथ की फॉर्म में होगा, है ना, लूज पड़ा है, नाम से पता लग रहा है लूज है, स्लाइम लेयर है ना, स्लाइम लेयर नाम से अपने को कवर हो रहा है, लूज लूज सा है, चिपचिपा सा है, स्लाइम लेयर है, लूज शीथ है। या फिर ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, थिक एंड टफ भी हो सकता है, नाम से पता लग रहा है कैप्सूल की फॉर्म में आ गया है, कैप्सूल यानी थिक एंड टफ जो उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होगी सेल एनवेलप वाले भी। अब यहां से पूछ लिया जाए कि किस तरीके का जो बैक्टीरिया है मान लो वो किस तरीके का होना चाहिए, है ना। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन फैलाएगा, ज्यादातर इन्फेक्शन फैलाएगा, है ना। देखो इसके बाहर लेयरिंग बहुत खतरनाक है, कैप्सूल है, तो ये वाला तगड़ा होता है, इसलिए ये थिक एंड टफ कैप्सूल वाला क्या होता है, इन्फेक्शन ज्यादा फैलाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, इसकी हम बात करने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली लगभग सिमिलर होती है यूकैरियोट्स के, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट्स के। अब यूकैरियोट्स की कैसी होती है वो हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मीजोजोम्स के बारे में। ये मीजोजोम्स आखिर क्या होते हैं, देखो अभी हमने देखा था एक प्रोकैरियोटिक सेल को, मान लो, है ना, हमने कैसे बनाया था कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है,
थोड़ी बड़ी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है ब्लू कलर की, ठीक है। हमने देखा इसके बाहर कवरिंग होती है, सबसे इनर कवरिंग, अरे दूसरा कलर ले लेते हैं। सबसे इनर कवरिंग किसकी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। उसके बाहर सेल वॉल होगी, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगी। बट अभी हमें किसका काम है? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होगी। देखो मीजोजोम्स क्या होते हैं? जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही खुद को ऐसे फोल्ड कर लेती है अंदर वाली साइड, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही ऐसे इनफोल्डिंग्स बन जाती हैं और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं इसको कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना, मेरी बात ध्यान से समझो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यही ऐसे मुड़ जाती है, फोल्डिंग्स बना लेती है, उसी को मीजोजोम्स बोलते हैं। तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये ऐसी स्ट्रक्चर थी बिल्कुल फ्लैट है, अगर इसी को हम ऐसे 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 फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो आप देखोगे कि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस सरफेस पे जितना काम हो रहा था इस पे उससे ज्यादा होगा। तो यही मीजोजोम्स का फायदा होता है, ठीक है। और मीजोजोम्स है ना, तीन फॉर्म में हो सकते हैं, बेसिकली तीन फॉर्म में हो सकते हैं। या तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में होंगे, वेसिकल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना, वेसिकल्स में इस तरीके से माल मसाला भरा होगा, या तो वेसिकल्स की फॉर्म में होंगे, या वो टिब्यूल्स की फॉर्म में होंगे, टिब्यूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, या वो टिब्यूल्स की, क्रोमोसोम नहीं है ये, टिब्यूल्स बना रहा हूं, या वो टिब्यूल्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है, या वेसिकल्स या टिब्यूल्स, या फिर वो लैमेली की फॉर्म में होंगे। लैमेली कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लैमली कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बातें मीजोजोम्स के बारे में आपको याद रखनी है। अब देखते हैं, देखो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग्स कर ली थी, है ना। क्यों कर ली थी? सरफेस एरिया बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था। फॉर्म्स कैसी हो सकती है? एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी गई हैं, या तो वेसिकल्स, ये वेसिकल्स हो सकते हैं, या टिब्यूल्स हो सकते हैं, या लैमली हो सकते हैं, कुछ इस तरीके के। फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। देखो बाहर की साइड क्या आनी थी? सेल वॉल आनी थी, उसकी फॉर्मेशन डीएलए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, है ना। तो ये इसका फंक्शन जो था, इसको ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, है ना, ये इनका फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोफोर। देखो बिल्कुल सिमिलर याद रखना है, जैसे हमने मीजोजोम्स को पढ़ा ना कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। बट यहां पे एक थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन याद रखना कि ये जो क्रोमेटोफोर है, C4 क्रोमेटोफोर, C4 सियानोबैक्टीरिया, तो एनसीईआरटी किसमें लिखती है? सियानोबैक्टीरिया में लिखती है क्रोमेटोफोर को। तो C4 क्रोमेटोफोर, C4 क्या हो जाएगा? सियानोबैक्टीरिया हो जाएगा। ये बात अपने को यहां पे पकड़ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जेनेटिक मटेरियल देखना चाहते हैं किसका? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल देखना चाहते हैं। नेकेड होगा, मतलब ये तो हम कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, उसका नाम ही प्रोकैरियोटिक क्यों है? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के डीएनए की बात की गई है। देखो इसको भी सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ भाई सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, हाँ आप बोलोगे ठीक है कि बीच में हम मान लो इसको इमेजिनरी न्यूक्लियस बना लेते हैं इसको, ठीक है, कि इमेजिनरी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? डीएनए होता है। थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं कि, है ना, यहाँ पे सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा, लगभग हर सेल की ये कहानी है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? ये तो हो गया जीनोमिक डीएनए, है ना, ये हो गया जीनोमिक डीएनए। प्रोकैरियोट में होता क्या है? जैसे बैक्टीरिया है, वहां पे एक और छोटा सा सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात को समझो, एक तो ये तो हो गया, क्या हो गया? ये वाला जो हमने बनाया है ये हो गया अपना जीनोमिक डीएनए हो गया। जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड कैसा है? एक तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब नॉर्म जो मेन वाला अपना था उससे एक्स्ट्रा है। और कैसा है? सर्कुलर है। और कैसा है? स्मॉल है, छोटा सा है। और कैसा है? नेकेड है। नेकेड मतलब इसके बाहर भी कवरिंग नहीं है। सिंपल सी बात है, इसी के बाहर कवरिंग नहीं आई है प्रोकैरियोट में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आई है, तो इसके बाहर तो कहां से आएगी? सिंपल सी बात है। तो प्लाज्मिड के बारे में क्या क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में? स्मॉल है, छोटा है, हम देख चुके हैं। सर्कुलर मैंने बनाया, वो भी हम देख चुके हैं। नेकेड मतलब बाहर कवरिंग नहीं है। और क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ये प्रोवाइड कराता है। कुछ ये इसका एग्जांपल है एक तरीके की, क्या काम करता होगा? कुछ इस तरीके का काम करता होगा। ये उसके काम में से एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब सेल की सरफेस स्ट्रक्चर दिखाई गई है। सेल की सरफेस स्ट्रक्चर कैसे बोलना चाहता है वो? मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, कवरिंग भी इसके अंदर ही हमने मिला दी है, कवरिंग भी इसके अंदर मिला दी है। तो ये सेल का क्या होगा? ये सरफेस होगा।
ये सेल का होगा सरफेस। तो इस सरफेस पे कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं उसकी बात की जा रही है। तीन तरीके की स्ट्रक्चर हो सकती हैं, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रिया। जनरली क्या होता है, इनमें हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन क्या करता होगा। देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं, जहां भी फिम्बरी वर्ड आ जाना, फिम्बरी उसका मतलब समझा करो कुछ ब्रश जैसा है। ब्रश मतलब कुछ मान लो ऐसे है और ऐसे ब्रश ऐसे निकल रहे हैं, ब्रिसल निकल रहे हैं, ब्रिसल निकल रहे हैं, ऐसे ब्रश जैसा होता है ये फिम्बरी। ये हर जगह लागू होता है ना बायोलॉजी के वर्ड में। अब ये बात करते हैं इनके फंक्शन की। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं तीनों के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्लैजिला किस काम आएगी, मूवमेंट, बैक्टीरिया की मूवमेंट में काम आएगी। पिलाई और फिम्ब्रियाई किस काम आते हैं, अटैचमेंट के, है ना। मान लो ये बैक्टीरिया है, इसको कहीं चिपकना है, किसी चीज को इन्फेक्ट करना है, तो उसके चिपकने में काम है। एक बार फिर से याद रखना, फ्लैजिला का फंक्शन मूवमेंट है, पिलाई और फिम्ब्रियाई का मूवमेंट क्या है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट है। तो फ्लैजिला किससे मिलकर बनी होती है, फिलामेंट हुक बेसल बॉडी, बेसिकली इसके कंपोनेंट हो जाएंगे फ्लैजिला के। ठीक है, पिलाई तो नाम से ही पता लग रहा है, पिलाई यानी पाइलिन प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन, कुछ भी इसको बोल सकते हो। फिम्ब्रियाई क्या है, ब्रिसल लाइक फाइबर। मैंने यहां भी आपको बताया कि फिम्ब्रियाई नाम आते ही ब्रिसल लाइक, ब्रश जैसी वो अपीयरेंस होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम कैसा होता है। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लाइन डायरेक्ट उठ के आ जाएगी कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ध्यान रखना। और कैसा होगा, 70s होगा, 70s होगा। और 70s किससे मिलके बना है, 50s प्लस 30s। यूकैरियोट्स में कैसा होता है, 80s होता है। यहां पे क्या है, प्रोकैरियोट्स में 70s, 50s, 30s से मिलके बना है। राइबोसोम का फंक्शन आपसे इन जनरल पूछ लिया जाए तो हमेशा क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन हमेशा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब ये पोलिसोम क्या होता है, ये हम किस में पढ़ेंगे, अपने जेनेटिक्स में अच्छे तरीके से देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आप चेक कर लो, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर, मेरी लाइन को समझना एक बार, मैं क्या बोलना चाहता हूं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व, देखो रिजर्व जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमें उसकी जरूरत है पर अभी नहीं है, हम उसको रिजर्व क्या है, स्टोर कर लेते हैं, बाद में कभी यूज करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिजर्व मटेरियल है उसको कहां स्टोर कर लिया जाता है, साइटोप्लाज्म में। किस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। तो इंक्लूजन बॉडी बेसिकली है क्या, इंक्लूजन बॉडी के अंदर रिजर्व मटेरियल को स्टोर किया जाता है, कहां, साइटोप्लाज्म में। और किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। एग्जांपल क्या दिए हुए हैं, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स, सैनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये कुछ एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस है जो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट उठ के ऐसे ही आ जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, अपनी प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए दोस्तों, अब हम सब एनसीईआरटी की भी रीडिंग कर लेते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास सिंगल सेल पाया जाता है उसे हम यूनिसेलुलर बोल देते हैं, और ज़्यादा सेल पाए जाते हैं मैनी सेल्स, उसे मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेशल बात होती है कि वो एक सेल होने के बावजूद भी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनकी होती है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है लिविंग रहने के लिए, और वो अपनी लाइफ के सारे जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ, रेस्पिरेशन, ये सब वो परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद इसलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो सेल से कुछ भी छोटा होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहलाएगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होते हैं उन्हें हम इसलिए नॉन लिविंग बोल देते हैं। इसलिए आप लोगों को पता होगा, अभी सेल थ्योरी में मैं आपको वायरसेस के बारे में बताऊंगा। तो सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बात करते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने एक डेड सेल डिस्कवर करा था। सबसे पहले उन्होंने सेल देखा था जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल विजिबल हुई थी, और ये सेल उन्होंने देखा था एक कोक सेल। तो कोक सेल देखा था हमारे रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड सेल था। बट अगर हम बात करें लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल हमारा देखा था एंटोन वन लुवेनहोक ने। सबसे पहले एंटोन वन लुवेनहोक ने हमारा लिविंग सेल देखा था, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस देखा था वो देखा था हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, और लिविंग सेल हमारा एंटोन वन लुवेनहोक ने देखा था, और डेड सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था। सबसे पहले सेल देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि एक डेड सेल था। अगर हम बात करें सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा, वो देखा था एंटोन वन लुवेनहोक ने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो 1838 के अंदर हमारे एक स्केल्डन आए, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर हमारा
ऑब्जर्व करा कि प्लांट सेल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बने हुए होते हैं और ये सेल मिलके बनाते हैं हमारे टिश्यू प्लांट्स के। तो उसी समय पे यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था श्वान, जो कि इनके 1 साल बाद आया, डेट इज़ 1839 में। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च करी। उन्होंने पाया एनिमल सेल के ऊपर होती है एक थिन आउटर लेयर जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने देखा कि जो हमारी प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है वो एक यूनिक करेक्टर है। एनिमल सेल के अंदर हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट प्लांट्स के अंदर ये हमारी प्रेजेंट होती है। तो श्वान ने एक हाइपोथेसिस दे दी। यहाँ पे इन्होंने बोला जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट्स के। तो सेल इज़ मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये हमारा बोला था श्वान ने। फिर श्वान और स्केल्डन ने मिल के सेल थ्योरी दे दी थी। तो अगर हम बात करें हाइपोथेसिस, वो दी थी हमारे श्वान ने, सेल थ्योरी दी थी हमारे स्केल्डन और श्वान ने। बट यहाँ पे अब उसके बाद नाम आता है रुडोल्फ विर्चो, क्योंकि जो श्वान और स्केल्डन की सेल थ्योरी थी वो ये नहीं बता पाई थी कि नए सेल कैसे बनते हैं। तो हमारे रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में, आप लोग देख लेना। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला था? यहाँ पे होगा हमारा रुडोल्फ विर्चो। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो नए सेल हैं वो बनते हैं पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल की फॉर्मेशन होती है। इसे इसलिए हम बोलते हैं कि जो रुडोल्फ विर्चो थे इन्होंने मॉडिफाई करा सेल थ्योरी को और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी। तो जो आज हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। जो पहला पॉइंट है वो हमारा श्वान ने दिया था, जो कि था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और दूसरा पॉइंट हमारा दिया था विर्चो ने, जो था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आई होप ये हमारा सेल थ्योरी वाला पार्ट भी है उसके बाद कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ अ सेल के ऊपर। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंसेस, और हमारा सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अनियन सेल की बात करें, एक प्लांट सेल होता है। इसके अंदर जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल को हमारा शेप देता है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो अनियन सेल एक प्लांट सेल है, तो इसमें डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा हमारा सेल वॉल, जो कि आउटर बाउंड्री होती है, और सेल वॉल के अंदर पाई जाती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। बट अगर हम बात करें ह्यूमन चीक सेल की, ये तो हमारा एनिमल सेल है, तो इधर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर सेल मेम्ब्रेन, और उसी को ही हम डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे। तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में वो होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास पाया जाता है एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसे हम न्यूक्लियस बोल देते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, जो कि होता है डीएनए। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उन्हें हम बोल देते हैं यूकैरियोटिक। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं इनके पास होता है नेकेड डीएनए। उसके साइटोप्लाज्म की बात करें, ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर पाया जाता है, और यही होता है हमारे पास मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए इसे हम बोल देते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। केमिकल रिएक्शंस ओकर इन इट। इसके बाद बात करें हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की। मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम ऑर्गेनल्स बोल देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे सारे एनवलप लैक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं हम सारे आगे पढ़ेंगे, डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। उसके बाद हम लोग बात करें राइबोसोम्स की। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और ये दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, बट इनकी कॉम्पोजिशन अलग होती है, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में तो पाए जाते हैं, बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाएंगे, और हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सर्फेस के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, बट अगेन इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है हर जगह। उसके बाद हम लोग बात करें एनिमल सेल्स की। यहाँ पे सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सेल डिवीजन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। मैंने सेल साइकिल में आप लोगों को बताया था कि सेंट्रोसोम होता है जो कि सेंट्रियोल प्लस हमारा सेंट्रोस्फियर, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा सेंट्रियोल। जो ये दो परपेंडिकुलर हमारे पास सेंट्रियोल होते हैं, और ये हमारे पास सेंट्रोस्फियर, इसे बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। और यहाँ से हमारे निकलते हैं एनिमल सेल के अंदर ऐसे स्पिंडल फाइबर्स, जो कि जाके क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं और हमारे पास सेल डिवीजन ओकर होती है। तो ये था हमारे पास सेंट्रोसोम, ये हमारे पास प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करें सेल, ये ग्रेटली डिफर करते हैं हमारे पास साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में। जैसे कि हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है लेंथ में। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया का साइज़ हमारे पास
3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल होता है हमारे पास सेल ऑफ एग सेल होता है जो कि ऑस्ट्रिच का होता है। उसके बाद ह्यूमन आरबीसी की बात करें, ये 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। नर्व सेल हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल है। उसके बाद जो सेल का शेप है वो भी वेरी करते हैं, यहाँ पे डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। शेप जो है वो डिपेंड करती है इनके फंक्शंस के ऊपर, जैसा फंक्शन होगा उसी तरह से उसकी शेप हो जाएगी। एक बार फिर से हम साइजेस को रिवाइज कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया हमारे पास उससे बाद आते हैं जिसका साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल हमारे पास एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ह्यूमन आरबीसी हमारे पास 7 माइक्रोमीटर के होते हैं। नर्व सेल हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को हम पहले पीपीएलओ बुलाते थे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ये निमोनिया कॉज करता था हमारा कैटल्स के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास स्मॉलर होते हैं और ज़्यादा तेज मल्टीप्लाई करते हैं हमारा यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। उसके बाद इनकी शेप और साइज़ भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मोस्ट कॉमन शेप्स जो होती हैं, बेसिक शेप्स होती हैं, वो होती है बैसिलस, दैट इज़ रोड लाइक, इसको हम सिगार लाइक भी बोल देते हैं। और ये होती है हमारे पास मोस्ट कॉमन शेप। मोस्ट कॉमन शेप हमारे पास होती है बैसिलस जो कि रोड लाइक होती है। बैसिलस हमारे पास कुछ ऐसी सीधी होती है, रोड लाइक। और कोकस की बात करें, ये स्फेरिकल होती है, दैट इज़ सर्कुलर होती है। उसके बाद विब्रियो की बात करें, ये हमारे पास होती है कोमा शेप। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये होती है हमारे पास कुछ ऐसी, दैट इज़ कोमा शेप्ड। उसके बाद हमारे पास स्पिरिलम होती है जो कि स्पायरल होती है। स्पिरिलम हमारे पास स्पायरल होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट इज़ फंडामेंटली सिमिलर। इसका इस लाइन का मतलब होता है फंडामेंटली सिमिलर मीन्स कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सेल वॉल पाई जाएगी, 70s राइबोसोम पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी और सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सारी सिमिलर होएगी, बट इनका जो शेप और फंक्शन है ये वाइड वैरायटी पाई जाती है। इसमें शेप और फंक्शन बहुत अलग अलग प्रकार के होंगे बट फंडामेंटली ये सिमिलर होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और साइजेस भी देखिए। बैक्टीरिया की बात करें, इसका साइज़ होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज़ होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज़ होता है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। इसके बाद अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज़ 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज़। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि पीपीएलओ तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, तो हमने उसको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्यों बोला, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट क्यों बोला? बिकॉज जो पीपीएलओ मैंने भी आपको बताया, हमने माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट क्यों बोला, बिकॉज मैंने भी आपको बताया कि पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को ही हम पहले पीपीएलओ बोलते थे। तो जो 0.3 दे रखा है वो एक एवरेज साइज़ दे रखा है, 0.1 उसमें इंक्लूडेड है, तो जो एवरेज साइज़ होता है वो वहाँ पे 0.1 0.3 दे रखा है। तो आप ऐसे ही याद रखना कि माइकोप्लाज्मा का साइज़ 0.3 होता है जो कि स्मॉलेस्ट होता है, और 0.1 हमारा पीपीएलओ। जो एनसीईआरटी यार ऐसे जो वैल्यूज़ होती है ना, ये एकदम रट लिया करो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, बिकॉज पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो आपके नंबर जाएगा, ठीक है। उसका बाद मैंने आपको बोला कि सेल वॉल हमारे पास सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। इसमें हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद हम लोग बात करें साइटोप्लाज्मा, ये तो होता ही है प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है। इसके बाद हम लोग बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड होता है हमारे पास एक्स्ट्रा डीएनए। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो अगर ये हमारे पास एक बड़ा सा सेल है, तो यहाँ पे एक तो होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस तो होता नहीं है, बट एक बार फिर भी एज्यूम कर लो, ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो एक डीएनए होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ये अगर हम मान लें न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जीनोमिक डीएनए हम इसे बोल देते हैं, जो कि सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है और एक सर्कुलर डीएनए होता है। ऐसा सर्कुलर डीएनए अगर हम मान लें तो एक यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डीएनए होगा जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर होगा, जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए एक और होगा जो कि जीनोमिक डीएनए से छोटा होगा साइज़ में। इस वाले डीएनए को हम बोल देते हैं प्लाज्मिड। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है हमारा बैक्टीरिया को। एक कैरेक्टर है यहाँ पे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये हमारा बायोटेक में क्लास 12 के अंदर चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस कैसे देता है। प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन जीएनए, ये भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम लोग बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है और सेल ऑर्गेनल्स भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम मिलेंगे। राइबोसोम भी हम सेल ऑर्गेनल ही बोलते हैं, तो राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इंक्लूजन्स होती हैं जो कि यूनिक होती हैं, स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है मीजोसोम्स। तो इंक्लूजन बॉडी और मीजोसोम को मैंने इसलिए स्किप करा क्योंकि बाद में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इज़ द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट, दे आर इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पे। तो सेल एनवलप की बात करें, ये बना होता है टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेल एनवलप, जहाँ पे आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद आती है सेल वॉल, देन इनर मोस्ट होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों की तीनों, इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है, बट साथ में ये एक फंक्शन करती है जो कि प्रोटेक्शन का होता है, इसलिए हम बोल देते हैं दे टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सेल एनवलप के बेसिस पे ही बैक्टीरिया दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, इट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये स्टेनिंग प्रोसीजर बनाया गया था ग्राम विज के द्वारा। तो जो बैक्टीरिया स्टेन को ले लेते हैं, टेक अप द ग्राम स्टेन, इज़ नोन एज ग्राम पॉजिटिव एंड दोज हु डोंट इज़ नोन एज ग्राम नेगेटिव। उसके बाद हम लोग बात करें ग्लाइकोकैलेक्स की, इनकी कॉम्पोजिशन और थिकनेस बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वैरी करती है। तो ये लूज़ हो सकते हैं, लूज़ शीट की तरह हो सकते हैं जिसे हम स्लाइम लेयर बोल देते हैं, और ये थिक और टफ हो सकते हैं जिसे हम कैप्सूल बोल देते हैं। तो ग्लाइकोकैलेक्स अगर लूज़ शीट की तरह होगा तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और थिक और टफ होगा तो उसे हम वहाँ पे कैप्सूल बोल देंगे। तो कैप्सूल हमारे पास बहुत ही कम बैक्टीरियाज में होता है, बिकॉज ये जो है इम्यून सिस्टम से हाइड करता है बैक्टीरिया को। ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके बताया कि कैप्सूल हमारे पास बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से हाइड करता है और उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अगर हम यहाँ पे उसके बाद ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर होती है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल का काम होता है वो सेल की शेप को डिटरमाइन करता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को, और ये सेल को बैक्टीरिया को बचाता है बर्स्ट या फिर कोलैप्स होने से। इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो ये तीन हमारे पास फंक्शन होते हैं सेल वॉल के, दैट इज शेप प्रोवाइड करना, शेप को डिटरमाइन करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से सेल को बचाना। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसका मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मींस ये सारे के सारे सोलवेंट को हमारे पास पास होने देगी, डैट इज जितना भी वाटर होगा वो सारा यहाँ से पास हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं सोल्यूट की, सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे सारे पास नहीं हो पाएंगे। सोल्यूट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो सेल को रिक्वायरमेंट होगी, जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ वही पास हो पाएगा। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है। इसके बाद बात करें, it interacts with the outside world. This membrane is similar structural to that of eukaryotes. तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा लोता स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर सिमिलर पाया जाता है। बाकी राइबोसोम्स भी दोनों के अंदर होते हैं, बट उनकी कॉम्पोजिशन जैसा कि मैंने बोला डिफरेंट होती है, हम पढ़ेंगे दोनों की कॉम्पोजिशन के बारे में। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास दोनों के अंदर सेम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब मीजोसोम्स के ऊपर। मीजोसोम्स होते हैं हमारे स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये होते हैं हमारे पास मीजोसोम। ये होती है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस होती हैं। अगर मैं डायग्राम में बनाना चाहूँ तो ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर की सेल वॉल और ग्लाइकोकैलेक्स में नहीं बना रहा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम यहाँ पे ये अंदर की साइड कुछ ऐसे पिलर्स लाइक होते हैं, ये होते हैं, इसे हम बोल देते हैं इस पूरे को, ये होता है हमारे पास मीजोसोम। तो मीजोसोम्स की बात करें, ये वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं। वेसिकल ऐसा कुछ होता है, सर्कुलर फॉर्म में होती है तो इसे हम बोल देते हैं वेसिकल। ट्यूब्यूल्स की बात करें, ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे पाइप लाइक को हम बोल देते हैं ट्यूब्यूल्स। और लेमिला की बात करें तो लेमिला होते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे होते हैं, ये दिस इज नोन एज लेमिला। उसके बाद हम लोग बात करें, ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में। इसके फंक्शन याद रखना, दिस हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये लोग इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि मैंने जैसे कि बताया प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और अगर हम यूकैरियोट सेल में जाएं तो यूकैरियोट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होते हैं, तो जो रेस्पिरेशन का काम है वो हमारा मीजोसोम करता है। उसके बाद ये सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं, और ये इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। मीजोसोम्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंजाइम कंटेंट को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम बोल देते हैं क्रोमेटोफोर, और इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाएंगे जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, अगर सेल मोटाइल होगा तो उसके पास होंगी थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लैजिला होते हैं हमारे पास, ये होते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला हमारे पास एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की। ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन भी दिया गया होगा, बट हमें याद रखना है कि जो फ्लैजिला है वो एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ, ये सेल वॉल है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास फ्लैजिला निकला हुआ होता है सेल वॉल से। ये जो नीचे वाला पार्ट है, सेल वॉल के नीचे वाला सारा जो पार्ट है, इसे हम बोल देते हैं बेसल बॉडी। दिस होल इज़ बेसल बॉडी। और ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास जो लॉन्ग सा पार्ट है, इसे हम बोल देते हैं फिलामेंट।
और जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को हमारा कनेक्ट करता है ये होता है हमारे पास हुक। तो 3 पार्ट का बना होता है फ्लैजिलेटिस, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो ये सेल का सरफेस हो गया, यहाँ से लेके पूरा ये आउटसाइड तक जाता है। इसके बाद 2 और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज पिलाई एंड फिमरी, बट इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। पिलाई की बात करें ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के। फिमरे की बात करें ये स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो स्प्राउट आउट करते हैं सेल से, और ये बैक्टीरियाज को हेल्प करते हैं अपना रॉक्स इन स्ट्रीम्स में अटैच होने के और होस्ट टिश्यू के साथ अटैच होने में। तो ये याद कैसे रखें, पिलाई पी से याद रख सकते हो प्रोटीन, एंड फिमरी बी आर से याद रख सकते हो ब्रिसल लाइक। और एक फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा फिमरी का कि ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कुछ राइबोसोम्स हमारा इसके ऊपर ही यहाँ पे चिपका हुआ होगा ऐसे, जिसे हम बोल देंगे फिक्स्ड राइबोसोम या फिर अटैच्ड राइबोसोम। ये हमारे पास हिल नहीं सकता। कुछ राइबोसोम्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, ये हो जाता है फ्री होते हैं, ये फ्री लिविंग राइबोसोम्स जिसे हम बोल देते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा जो राइबोसोम पाया जाता है ये होता है हमारे पास 70S, जो कि बन के मिला होता है 2 सब यूनिट से। जो सब यूनिट्स होती हैं वो होती है 50S और 30S। अब ये जो पहली बार पढ़ेंगे इस चैप्टर को उनको लगेगा कि 50 + 30 बन के तो 80 होना चाहिए था, बट ये जब हम यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे राइबोसोम्स वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा कि ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं। अभी के लिए बस इसको याद करके चलो कि 70S पाया जाता है हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर, जिसके 2 सब यूनिट होते हैं 50S और 30S। राइबोसोम्स का साइज़ याद रख सकते हो, ये होते हैं 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज़। ये होता है साइट ऑफ हमारे प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। उसके बाद अगर ये यहाँ पे सिंगल mRNA के ऊपर अटैच होंगे तो ये एक चेन बनाएंगे जिसे हम बोल देंगे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। तो ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा सिंगल mRNA, और इस mRNA के ऊपर अगर यहाँ पे राइबोसोम्स ऐसे अटैच हो जाएंगे, एक साइड होती है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी साइड लार्जर सब यूनिट, एक 30S एक 50S यहाँ पे लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं दोनों साइड हमारे पास, इसे हम बोल देते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ये हेल्प करते हैं ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होते हैं ट्रांसलेट करने में mRNA को प्रोटीन्स के अंदर। अब आ जाते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज़ के ऊपर। ये होता है हमारा रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट्स का। रिजर्व मटेरियल यहाँ पे सारा स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े रहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं दैट इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल हमारा फॉस्फेट को स्टोर करेंगे, साइनोफिन ग्रैन्यूल थोड़ा अलग, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को। उसके बाद गैस वैक्यूल, ये हमारे पास सब सारे बैक्टीरियाज में नहीं होता है, पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन तीनों के अंदर ये हमारा पाया जाता है गैस वैक्यूल। इसका काम होता है ये एयर स्टोर करता है और सेल को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। थैंक यू दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।